महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है कि औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। ये जो बीजेपी के लोग पूरे मुल्क में, पूरे देश में नफरत की फिजा को बढ़ा रहे हैं, कौन किसकी औलाद है आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? कौन किसकी औलाद, इसकी चर्चा जरूर होगी, पर आप पाकिस्तान के औलाद के भांति बात न करें। आपको कर्नाटक में बजरंग बली ने कोई मदद नहीं की, इसलिए आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए। तो 400 साल पहले जो औरंगजेब साहब चले गए हैं, उनके औलादें ये कर रही है। नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या 2024 की चुनावी लड़ाई से पहले एक बार फिर से आक्रांता औरंगजेब जिंदा हो गया है? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि औरंगजेब पर मचे फसाद के बीच कौन पाकिस्तान की औलाद है? और ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। वो औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर बेहिसाब अत्याचार किया, हिंदू मंदिर तोड़े, हिंदू बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण कराया गया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिसने हिंदुत्व, हिंदुस्तान की संस्कृति पर कुठाराघात करने की कोशिश की, यहां तक कि उसने अपने पिता शाहजहां को भी कैद में रखा, यातनाएं दी, भाई दाराशिकोह का सिर कलम करवा दिया। लेकिन ऐसा क्रूर शासक कुछ लोगों के लिए हीरो बना हुआ है, उसका महिमा मंडन हो रहा है, और यह सब 2024 चुनाव से ठीक पहले शुरू हो गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब को बाप बताने के सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंसा हुई, और हिंसा ने औरंगजेब को बाप बताने की इस सोच पर पूरे देश का ध्यान खींचा। 2 जून जब छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां राज्याभिषेक दिवस था, तब 5 नाबालिगों से औरंगजेब को बाप बताने के सोशल मीडिया पोस्ट और रील सामने आई। औरंगजेब की तस्वीरों पर वीडियो बनाए गए, और इससे पहले 4 जून को अहमदनगर में दरगाह के उर्स में निकाली रैली में औरंगजेब को बाप बताने वाले पोस्टर लहराए गए और बाकायदा गाना भी चलाया गया। औरंगजेब को हीरो बताने की इस कोशिश पर अब सियासत तेज हो गई। औरंगजेब के मजार पर फूल चढ़ाने वाले ओवैसी ब्रदर्स भला पीछे कैसे रह सकते हैं? तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत की फिजा को बढ़ा रही है। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। ये जो बीजेपी के लोग पूरे मुल्क में, पूरे देश में नफरत की फिजा को बढ़ा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक धरना हो गया, 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए, और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला, तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट। ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। अब नाम पे भी मामला आ गया। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर
देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? तो देखिए, जब औलादों की बात होने लगी तो बीजेपी ने पलटवार किया। राम कदम ने ओवैसी को पाकिस्तान की औलाद तक कह दिया। सुनिए। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने के पहले वे स्वयं चिंतन करें कि भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। आपकी छवि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की औलाद इस प्रकार से क्यों बनी है, इसका चिंतन कब करोगे? क्या देश का कोई व्यक्ति ऐसे आक्रांता का समर्थन करेगा? और औलाद जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन किसकी औलाद, इसकी चर्चा जरूर होगी, पर आप पाकिस्तान के औलाद के भांति बात न करें। तो कोल्हापुर में इन घटनाओं के बाद हालात तनावपूर्ण है। आज जुमे की नमाज को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू की गई। इंटरनेट सेवा बाधित है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति देखिए। खुद को सेक्युलर कहने वाली राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में किसी ने भी औरंगजेब को बाप बताने पर सवाल नहीं उठाया। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, किसी ने यह कहने की कोशिश नहीं की कि औरंगाबाद आक्रांता था। औरंगजेब की बात जब की जा रही है तो वो आक्रांता था, किसी ने नहीं कहा। उल्टा किसी ने कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है, तो किसी ने इसे बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया इस पूरे मामले पर। औरंगजेब के नाम से 400 साल बाद भी इस महाराष्ट्र में दंगे होते हैं। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार, इसलिए कि कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली, तो अब औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो, तो जिम्मेदार कौन है? आप लोग ही है। तो सवाल क्या है, सीधे आपके सामने रखते हैं। सवाल नंबर 1, औरंगजेब पर फसाद, कौन पाकिस्तान की औलाद? ये जो सवाल उठ रहे हैं औलादों को लेकर। औरंगजेब आक्रांत अत्याचारी, भाईजान के लिए क्यों क्रांतिकारी? क्या 2024 चुनाव से पहले औरंगजेब जिंदा हो गया है? औरंगजेब की औलादों का पक्का इलाज क्या है? जैसा कि महाराष्ट्र सरकार कह रही है, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। इस पर बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आपको मिलवाते हैं। अजीत चव्हाण जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर एच एस रावत धर्मगुरु हमारे साथ में है। दानिश कुरैशी जी AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ में। फैज अहमद साहब इस्लामिक हमारे साथ में है। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन हमारे साथ में राकेश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं कोल्हापुर से। राकेश, ये बताइए, मुद्दा थम रहा है कि नहीं थम रहा है? हालात कैसे वहां पर इस वक्त? देखिए, यहाँ पर पुलिस ने कोशिश की है कि दोनों गुटों के जो लोग हैं उनको बुला करके समझाया जाए। इसके लिए पहले यहाँ के जो मौलाना जो थे उनको बोला गया कि वो आज शांति बनाए रखें, नमाज के वक्त कोई आक्रामक या भड़काऊ भाषण ना दे, इसका वो ख्याल रखें। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनके भी जो यहाँ पे अलग अलग जो लीडर्स हैं उनको भी बुला करके वार्निंग दी जा रही है कि कहीं पे भी क्लैशेस पैदा ना हो, वो आमने सामने ना हो और ये सिचुएशन जो है कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़ जाए। इसलिए हैवी पुलिस फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया गया है। आम जो सामान्य जीवन है वो यहाँ पे काफी नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी आपको हर जगह दिखाई देगी। और साथ ही साथ इंटरनेट की जो सेवा है उसे आंशिक रूप से शुरू किया गया है, ताकि दोपहर के बाद खासतौर से जब नमाज हो जाए या 3 बजे के बाद की जो बात है, तब इसमें और ज्यादा राहत इंटरनेट सेवा को लेकर दी जा सकती है। वहीं जो डिजिटल मीडिया को लेकर के खास तौर से एक जो साइबर सेल है कोल्हापुर पुलिस का, वो सभी बातों पर निगरानी रखे हुए हैं। इस बात के ऊपर जांच की जाएगी कि आखिर किसी भी समुदाय के कोई भी लोग जो है वो कोई हिंसा ना फैलाएं। लोगों से अपील की जाएगी कि वो शांति बनाए रखें, अफवाहों पे भरोसा ना करें। लेकिन फिलहाल भले ही यहाँ पर जिंदगी जो है वो नॉर्मल से नजर आती है, लेकिन अगर कुछ सेंसिटिव इलाके जो यहाँ पर है वहां पर तनाव की थोड़ी सी स्थिति दिखाई दे गई है। पुलिस की प्रायोरिटी यही है कि कैसे आज की जो सिचुएशन है इसे शांति से रखा जा सके, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन, ये बहुत जरूरी भी है। राकेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। अजीत चव्हाण जी, 2024 से पहले अचानक कैसे जिंदा हो गया औरंगजेब? और कोई औलाद, किसकी औलाद, किसकी औलाद, कोई किसका बाप, क्या ये हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जा रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको बता दूं कि माता अहिल्या देवी नगर शेवगांव में
एक ऐसी घटना हुई थी, छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती की एक रैली जा रही थी, उस पर पथराव हुआ। तुरंत हमारे नेता वहां पहुंचे, उन्होंने स्थिति को काबू में लाया। मैं पुलिस का अभिनंदन करूंगा। महाराष्ट्र में जहां जहां भी ऐसी चीजें हो रही है, पुलिस तुरंत इन सब चीजों पे काबू पा रही है। ये क्यों होता है? महाराष्ट्र में जो लोग सत्ता में नहीं होते, स्पेशली शरद पवार जी जब सत्ता में नहीं होते हैं, कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होते हैं, तो वो मराठों के नेता हो जाते हैं, वो धनगरों के नेता हो जाते हैं। उनके जो भी मुद्दे होते हैं, जब वो सत्ता में रहते हैं, तो वो दारू सप्लाई करने वालों के, दारू बनाने वालों के, बिल्डर्स के, बड़े बड़े उद्यमियों के नेता हो जाते हैं। और जब वो सत्ता में नहीं रहते, तब वो आम आदमी के नेता हो जाते हैं और वो इस तरीके के झगड़े लगाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कोल्हापुर को लेकर के कि कोल्हापुर में हुआ क्या था। मैं 2-3 दिन पहले कोल्हापुर में था। मैं कोल्हापुर से बहुत ही अंदरूनी तौर से जुड़ा हुआ हूँ। कोल्हापुर छत्रपति शाहू महाराज की भूमि है। यहाँ पर एक मौलाना के बेटे हैं, उन्होंने उनके ऊपर लव जिहाद के मामले में पोक्सो, छोटी बच्ची को वो भगा ले गए थे, उसका एक गुना दाखिल है। तो शुरुआत हुई थी यहाँ से। जो लोग रास्ते पे उतरे वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, आम लोग रास्ते पे उतरे। आपको ये बात समझनी होगी कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप औरंगजेब को लाएंगे तो जनता में आक्रोश होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता शिवाजी महाराज को मानती है और पूजती है, ये हमने देखा भी है। मैं इसीलिए दानिश कुरैशी जी, मैं सबसे एक रिएक्शन ले लेता हूं अजित भाई, फिर मैं दोबारा से आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन एक बार ये जानना बहुत जरूरी है दानिश कुरैशी जी कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है या फिर कोई औरंगजेब को बाप बताने की कोशिश कर रहा है, तो उन लोगों को समझाएंगे तो आपका ये बड़प्पन होगा। लेकिन आप लोग उससे 2-4 कदम और आगे पहुंच जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरीके से फडणवीस जी जैसे जो नेता हैं प्रदेश के, उस तरीके का अगर बिहेवियर करते हैं तो आप देखिए क्या परिणाम निकलेगा उसका। आप बताइए क्या मैसेज क्या है उनका। दरअसल होना ये चाहिए कि वो सरकार में है, सरकार में कानून और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जिनकी है, उसके बजाय वो ये कह रहे हैं कि कौन किसका पिता है, कौन किसका बाप है। ये क्या भाषा है? आप बताइए कि प्रदेश के एक इतने जिम्मेदार व्यक्ति, आप उनको जिनके जिम्मे पूरा प्रदेश है, अगर उनका इस तरीके का रवैया, इस का एटीट्यूड है, तो आप बताइए बाकी के जो इतने सपोर्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका क्या रवैया होगा। तो आप देख ही अच्छा दानिश जी इसका जवाब मैं अजीत जी से लूंगा। एक मिनट अजीत भाई एक मिनट मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा। इसका जवाब दानिश जी मैं लूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए, जो लोग ये गाना चला रहे थे बाप तो बाप रहेगा और उसमें औरंगजेब की फोटो थी, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि सबसे पहला तो सवाल ये है कि ये इतना बड़े पैमाने पर ये लोग जो इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं बीजेपी के और उसके अलायंस के शासन में, उस पर आपका सवाल होना चाहिए। उसके बजाय आप लोगों के सर पे जो मरने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बताइए। अगर कोई आपके पास आया कि मैं बीमार हूं तो आप सीधे दवा दे देंगे या फिर ये पूछेंगे कि मर्ज कहां से बना, बीमारी कहां से उठी? बात सुनिए, कानून व्यवस्था जिनके जिम्मे है उन पर सवाल करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर वहां राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके के भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो जो सवाल उठाया गया सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, यही चीज जनता को समझने की कोशिश यहां पर होनी चाहिए कि अगर मुद्दे की बात होती है, कि ये शुरू कहां से हुआ, किसने किया, तो वहां बात नहीं होगी, सीधे पॉइंट टू पॉइंट लास्ट पर आ जाएंगे, अंजाम पर आ जाएंगे। जल्दी से रिएक्शन लेना है मेरे को। रावत साहब, मैं दोबारा आऊंगा। रावत साहब बताइए कैसे औरंगजेब जिंदा हो गया? देखिए, अभी दानिश कुरैशी जी बड़े इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने वो बात रखी नहीं। पब्लिक देख रही है, समझ रही है। आपने जो प्रश्न रखा उसका जवाब नहीं दिया कि भाई ये जिंदा हुआ क्यों, इसका विरोध करेंगे, नहीं किया, सपोर्ट करेंगे। यही सियासत है। ऐसे लोग आग लगाते हैं, जो लोग, ये लोग बड़े लोग भड़काते हैं उनको, फिर छोटे लोग आग लगाते हैं और फिर दंगे की रूप धारण कर लेता है और उसका पूरा की पूरा ठीकरा फोड़ा जाता है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। यहां पर पैनल में बैठे हैं, अच्छी बात रखने की क्षमता है, तर्क है, लेकिन उस बात का जवाब सीधा सीधा ना देना। यहाँ फाजिल साहब भी बैठे, वो भी सीधा जवाब नहीं देंगे, ये भी जवाब नहीं देंगे, इधर उधर बिलों में घुसने की कोशिश करेंगे, सीधा नहीं बोले। इसका विरोध होना चाहिए। औरंगजेब से कोई हिंदुस्तान का लेना देना नहीं है। वो आताईदह था, आक्रमणकारी था, उसने अपने भाई का सरकदम कर दिया, अपने पिता को जिसने जेल में डाल दिया, ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट आपने रखा। फैज अहमद साहब, महाराष्ट्र में हमने देखा है कि लोगों की भावना छत्रपति शिवाजी महाराज से कैसे जुड़ी हुई है, उनको पूजते हैं, उनको बांधते हैं, और वो भी तब जब 2 जून को शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है। उसके बाद
बाप तो बाप रहेगा। इस तरह के गाने, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना, ये सब करना, ये भड़काने का काम नहीं है। ये आपको क्या लगता है, बताइए। देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था है। कोई शिवाजी आज दुनिया में नहीं है, औरंगजेब भी दुनिया में नहीं है। जिनके जो फॉलोअर्स हैं, जिनके जो मानने वाले हैं, जिनसे जिनका लगाव है, वो अपना अपना मानते हैं। लगाव, और ये कह रहे रावत साहब की आक्रांता लगाव, जिसने इतना अन्याय किया उसका महिमा मंडन आप उस जगह पर कर रहे हैं जिन्होंने 30 से 35 साल लड़ते हुए बिता दिए, 19 साल की उम्र में। औरंगजेब किसी का आदर्श हो सकता है? औरंगजेब क्या, भारत को अखंड भारत किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया? किसने बनाया भारत को? नहीं, आप औरंगजेब का नाम लेंगे। भारत को अखंड भारत बनाया। भारत की क्या हालत आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर जिस आदमी ने इस देश को तोड़ा, जिस आदमी ने काशी विश्वनाथ को ध्वस्त किया, जिस आदमी ने भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए छत्रपति संभाजी महाराज, फैज अहमद। अरे आप आइए, छत्रपति जी हमारे आप ऐसा नहीं है किसी बात के, लेकिन आप एक मिनट, फैज अहमद साहब ने कृपया बताइए, आप किसका महिमा मंडन कर रहे हैं? किसका महिमा मंडन कर रहे हैं आप? किसने किया? शिवाजी महाराज पूरी जिंदगी भर मराठा साम्राज्य बढ़ाने के लिए लड़ते रहे। किसका आप महिमा मंडन करने के लिए बैठे हैं औरंगजेब का? गुलाम बनाने, अरे जलते हैं औरंगजेब के जान से, आप जलते हैं, आप औरंगजेब के जलते हैं, इसलिए जिस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त किया, जिसने हजारों मंदिर ध्वस्त किए, जिसने लोगों को फैज अहमद ऐसे नहीं हो पाएगा। प्लीज फैज अहमद जी सुनिए, जिंदा रहने के अधिकार, सुनिए, बड़े सम्मान से बोल रहा हूँ, एक एक करके बात रखिए। महिमा मंडन यहाँ पर किसी का मत करिए, ठीक है? बहुत शॉर्ट दानिश कुरैशी जी, जो फैज अहमद ने अभी कहा, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इनका समर्थन करेंगे क्या? सबको सुनना चाहिए, सबको समझना चाहिए, क्या इनका समर्थन करेंगे? सुनिए, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि हमारा भारतीय लेखाभिकार जो है, बराबर मोदी जी से कहिए कि उसमें से जो रिकॉर्ड है वो हटा दे, औरंगजेब का भी हटा दे, औरंगाबाद से हटा दे, दाहोद गुजरात से उसका जो रिकॉर्ड है वो हटा दे, यूपी से जो अकबराबाद था वहां से हटा दे। तो दिक्कत आपकी ये है कि आप मोदी जी से पूछेंगे क्या वो रिकॉर्ड हटाएंगे? नहीं, आप मानते हैं क्योंकि आप लोग जाते हैं ना वहां पर फूल चढ़ाने के लिए। क्यों हटाने की बात नहीं है? मोदी जी हीरो मानते हैं, आप खुलकर बोलिए तो प्लीज। सुनिए, हमारे देश का जो रिकॉर्ड है, हर चीज जो है हमारे, सुनिए, हमारे देश का लेखाभिकार का जो रिकॉर्ड है उसमें जब आप, फैज अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर है, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। उन्होंने औरंगजेब की कसीदे जो किया, जो तारीफों में कसीदे पढ़े, जो उन्होंने कहा कि भारत को एक किसने किया। अब इस पर मैं प्रतिक्रिया देखिए, पूरी महाराष्ट्र की जनता तो देख रही है, देश तो पूरा देख ही रहा है, लेकिन इस पर मैं एक कमेंट जरूर लेना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अजित चव्हाण वो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मूलतः ही ऐसी सोच का जितना भी निषेध किया जाए उतना कम है। औरंगजेब हम लोगों के लिए एक बड़ा आक्रांता था, जिसने 5.5 लाख, यही पैदा हुए थे औरंगजेब कोई आक्रांता नहीं थे, यही पैदा हुए थे, यही जो पैदा हुआ उसको आक्रांता कैसे कह सकते हैं? फैज अहमद, जो यही जिसका फैज अहमद साहब पूरी थोड़ा हिस्ट्री में चले जाइए, करने में लगा दिया। फैज अहमद मेरी बात सुनिए, चर्चा के नियमों का उल्लंघन न कीजिए आप। फैज अहमद जी सुनिए, एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहता हूं, आपके लिए औरंगजेब, आपके लिए होगा औरंगजेब पूजनीय और वंदनीय, हमारे लिए पापी आक्रांता था। औरंगजेब एक पापी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, और हमने औरंगजेब, आप ये बात समझ लीजिए, ये महाराष्ट्र का इतिहास है, महाराष्ट्र की। अरे फैज अहमद भाई, मेरे को ये बताइए कि ऐसी क्या कसीदे आप कर रहे हैं, मेरे को ये बताइए क्या किया था उसने? आक्रांता था वो, हिंदुओं का क्या अच्छा किया इस देश के लिए? एक मिनट अजीत भाई, ये सब तो क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं भी मौका दे रहा हूँ फैज अहमद, मैं भी आपको मौका दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ऐसा ना हो कि मेरे को आपकी आवाज कम करनी पड़े। एक मिनट अजीत चव्हाण जी, क्या अच्छा काम किया ये बताइए, और रिसर्च आप कहां से लाए हैं वो बताइए। पहले ये देश जो है ना, कोई मगध का राजा, कोई अवध का राजा, कोई बनारस का राजा, छोटे छोटे राज्य थे, उन सबको जीत करके अखंड भारत किसने बनाया? अच्छा, किसकी सीमा अफगानिस्तान से लेकर रूस के बॉर्डर तक थी?
किसकी जीडीपी 25 थी? अरे फैज अहमद साहब थोड़ा सा किताब निकालिए, पढ़िए। औरंगजेब के कहीं पहले सुनिए फैज अहमद, औरंगजेब ये जरा व्हाट्सएप पे दिखा दीजिए कि कहां से ये आप रिसर्च लेकर आए हैं। ये थोड़ा स्कॉलर बनने के पहले समझिए हिंदुस्तान समुद्र। अरे इतिहास कौन सा इतिहास? पूरी जिंदगी जिस रही यही अपनी पूरी शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में आपने कभी पढ़ा है? सुनिए, शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में आपने पढ़ा है कभी? 1946 वो साल था जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, मात्र 19 साल के थे, और उसके बाद से एक के बाद एक मराठा साम्राज्य बढ़ाते रहे। 1970 का आप देख लीजिए भारत अच्छा कैसा था, मराठा साम्राज्य कैसा बड़ा, वो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे बात नहीं होगी फैज अहमद साहब को डाउन, मैं आऊंगा, आप बात रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लियर बात, अजीत चव्हाण की सिर्फ आवाज होगी अभी सिर्फ अजीत चव्हाण की आवाज होगी। हाँ हिमांशु जी मुझे माफ कीजिएगा, पर फैज अहमद साहब जो है वो बिल्कुल इस तरीके की बात कर रहे हैं जो कभी ना ये देश मानेगा। महाराष्ट्र तो ये बात कभी भी नहीं मानेगा। औरंगजेब सिर्फ और सिर्फ एक कट्टर मुस्लिम पंथ का अनुयायी था, जिसने उसका अगर पंथ छोड़ दो तो सारे पंथों के लोगों के ऊपर अनंदित अत्याचार किए। इतिहास की किताबें भर भर के ये है आक्रमणकारी और दमनशाह तानाशाह ये औरंगजेब, जिसको हमने महाराष्ट्र की मिट्टी में गाड़ा, जिसने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा 1 मास उसने तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी। अच्छा, उनकी चमड़ी निकाली गई। सबको पता है इतिहास क्या है, सबको पता है। फैज अहमद जी भले ही नहीं समझ रहे हो, लेकिन मुझे यह बताइए कि महाराष्ट्र जिसके कण कण में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वहां पर एक ऐसे वक्त पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जब धूमधाम से उनका राज्याभिषेक का उत्सव बनाया जा रहा है, उस वक्त बाप तो बाप रहेगा। इस तरह के गाने बजाना, इस तरह की तस्वीरें लाना, उद्देश्य क्या था? नहीं, अगर कोई औरंगजेब बताइए, आपके पास नहीं आया, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। पहले 1 मिनट फैज अहमद जी आप थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, आपने बाइक में भी सुना AIMM के खासदार जो है इम्तियाज जलील औरंगजेब को साहब कह रहे थे। ये फैज अहमद जैसे उकसाने वाले लोग हैं, ये कहते हैं औरंगजेब बहुत बड़ा कोई ग्रेट राजा था जिसने अखंड भारत बनाया। ऐसी मूर्खता भरी बातें यंग बच्चों के जहन में भर देना और समाज में तनाव निर्माण करना, मतलब इसी शो में, इसी डिबेट शो में हिमांशु जी मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। जिन लोगों ने जिम्मेदारी के साथ अपना इतिहास, अपनी संस्कृति को लोग यंग बच्चों के सामने रखना चाहिए, इतनी मूर्खता वाली बातें होती है। ये महाराष्ट्र संभाजी महाराज का, शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। हम ये सहन ही नहीं कर सकते। और जो लोग उतरे थे, क्या ओवैसी जी कह रहे हैं मूर्खों जैसी बात, 30,000 RSS के लोग उतर गए। अरे भाई वो आम लोग थे, सारी पार्टियों के लोग थे, वो नहीं सहन कर पाए छत्रपति संभाजी महाराज। देखिए पकौड़े बिकवाइए, मोदी जी पकौड़े बिकवा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी पकौड़े बिकवा रहे देश को, उस पर क्या कहेंगे? अरे भाई भाषा का आप मर्यादा रखिए। आपको परेशानी है वैसे हिसाब से तरीके से बात करिए। ऐसी नहीं चलेगी। नहीं, देश को मूर्ख बनाने का काम मोदी जी किया जाएगा। पकौड़े देश को दिलवा दिया। मुझे दानिश अंसारी जी सुनिए, किसी पर पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं होगी, बस किसी पर पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं होगी। भाषा की मर्यादा रखें। ठीक है, भाषा की मर्यादा तरीके से बात रखिए ना। ठीक है, 1 मिनट जवाब लेते हैं। एक मिनट रुकिए। ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी ना, जवाब लेते हैं। ऐसे नहीं होगी ना। HS रावत जी, एक मिनट, दोनों को थोड़ा सा शांत करिए, दोनों थोड़ा सा पानी पीजिए। HS रावत जी, हमने ये देखा कि जब शरद पवार जी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा ये कोई मुद्दा है। बहुत से लोग हैं, जब कोई देश में अलग कोई मुद्दे आते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कभी किसी मुस्लिम को लेकर कोई खबर आती है तो तुरंत उस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे आते हैं जहां पर महाराष्ट्र की आम जनता की भावनाओं को आहत किया जाता है, तो उस वक्त कहा जाता है ये कोई मुद्दा है। देखिए हिमांशु जी, जिन लोगों की जो राजनीतिक बिसात मुसलमानों की वोटों पर बसी हुई है, उनकी नींव मुसलमानों की वोटों पर है, वो इसी प्रकार की बातें करेंगे। वो कभी भी अपने पूर्वजों के साथ क्या किया औरंगजेब ने उस पर नहीं बोल सकते, क्योंकि ठीक है फैज साहब की बात को मैं समझ रहा हूँ, उनकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, वो उनके गॉडफादर हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का धर्म परिवर्तन तो औरंगजेब ने ही कराया था। उससे पहले तो ये हिंदू ही थे।
और उनकी डर की वजह से किसी कारणवश आज ये फैज अहमद हो गए, तो उनका तो पक्ष लेना है, इनका वाजिब बनता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि औरंगजेब ने बनाया इन लोगों को। तो ये तो डीपी लगा सकते हैं, क्योंकि डीपी लगाने में इनको क्या दिक्कत है। लेकिन जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, एक मिनट सुनिए ना फैज अहमद साहब, आपको औरंगजेब पर गर्व है? आप ये बोल रहे हैं औरंगजेब पर आपको गर्व है? आपको औरंगजेब पर गर्व है? 900 साल इस देश की सेवा किया है। आपको औरंगजेब पर गर्व है? आप महाराष्ट्र में है ना, तो आपने भी स्टेटस लगाए। एक मिनट रावत साहब, एक मिनट प्लीज, एक सवाल मेरा फैज अहमद साहब से, सबकी आवाज कम कर दीजिए प्लीज। फैज अहमद सुनिए, आपको औरंगजेब पर गर्व है ऐसा कह रहे हैं? आपको औरंगजेब पर गर्व है, आप ऐसा कह रहे हैं? पहले आप मेरा नाम ठीक कराइए। मेरा नाम फजील अहमद है। माफ करिए, फजील अहमद, ठीक है फजील अहमद जी। एक मिनट फजील अहमद जी, आपको गर्व है औरंगजेब पर? आप बार बार ये कह रहे हैं। बिल्कुल गर्व है हमको। तो आपने स्टेटस लगाया क्या? आपने औरंगजेब की फोटो लेके गाने बजाए, आपने स्टेटस लगाया, साथ दिया आपने उनका? अगर किसी आपने स्टेटस लगाया? कोई जो है, आपने स्टेटस लगाया कि नहीं लगाया, ये बताइए। कोई गुनाह है क्या? आपने स्टेटस लगाया? ग्रुप में फोटो शेयर करी? फोटो लगाने देते? अरे बताइए ना। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो नहीं लगाने? अरे बताइए तो, आपने लगाया? अरे आप बता दीजिए, आप महाराष्ट्र में आपने ऐसा किया कि नहीं किया? अम्बेडकर से भी चिढ़ते हैं, औरंगजेब तो अलग चीज थे, इस बात का जवाब नहीं देंगे। बाबा साहब से भी चिढ़ते हैं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की भी मूर्ति नहीं लगाने देते, उनको भी तोड़ देते ये लोग। अच्छा नहीं, आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे ना कि आपने स्टेटस वगैरह लगाया कि नहीं लगाया। महिमा मंडन करते हैं तो लोगों को बताते होंगे, प्रचारित करते होंगे उन्हें। खूबसूरत इतिहास से मुकाबला नहीं कर पा रहे। खूबसूरत इतिहास, 900 साल नरसंहार किया गया, लोगों की हत्या की गई, मंदिर तोड़ दिए गए, और आप कहते हैं कि ये खूबसूरत इतिहास है। आपकी नजर में खूबसूरत इतिहास की परिभाषा क्या है? खूबसूरत इतिहास है, पूरी रहने दुनिया दीजिए। इस बात को जानती है। आप भले चिढ़कर दानिश साहब, देश में दफन है, क्या चुन चुन के मुद्दे उठाए जाते हैं? आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी आप डीपी लगा रहे हैं। बिल्कुल, किसने देश को अखंड भारत किसने बनाया भाई? किसने बनाया अखंड भारत, बताइए? अखंड भारत इस देश की सुनिए एक क्लियर कट इस तरह की अगर सुनिए गैर जिम्मेदाराना आप बातें करेंगे फाजिल अहमद साहब, गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, मैं आपकी बात ऑन एयर नहीं होने दूंगा। अगर आप गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे तो गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, मैं आपको ऑन एयर नहीं होने दूंगा, मैं आपकी बात नहीं जाने दूंगा जनता तक। अगर गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे तो आप नहीं, ये गैर जिम्मेदाराना बात नहीं होगी, आपकी आवाज नहीं जाएगी। अगर आप इस तरह से बात करेंगे, महाराष्ट्र की धरती पर आप औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं, आप औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, बनाया है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और इस मंच पर तो बिल्कुल नहीं है कि आप यहां पर आके औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़े। एक फाइनल कमेंट, अजीत चवाड़, ये मुद्दा कब रुकेगा? नहीं, ये मुद्दा रुक ही नहीं सकता। ये फजल अहमद नहीं है, फाजिल बात करने वाले इंसान है। इन जैसे लोगों के ऊपर तो मतलब मैं तो कहता हूँ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मैं कोई बात करना थी, सुनिए, आपके इतिहास में एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा फाजिल अहमद जी, आपने महाराष्ट्र की करोड़ों जनता के लिए पर्सनल बात कर दी, उनकी भावनाओं को आहत कर दिया, और छोटी सी बात आपसे की गई तो आपको मिर्ची लग गई, आपको परेशानी हो गई। सोच समझ के लिए बोलिए, ये पूरा देश किसको मानता है? छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा करता है, आराधना करता है, और आप औरंगजेब का गुणगान नहीं कर सकते इस तरह से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।